जब एक परिवार अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए समुद्र के बीचों बीच एक बोट पर जाता है तो इस दौरान समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उसका सारा पानी एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। और उसी वक्त समुद्र की गहराई से बहुत ही भयानक जीव बाहर निकल कर आते हैं। अब समुद्र में बर्थडे सेलिब्रेट करने गए परिवार के लोग इस मुसीबत से कैसे बच पाते हैं, जानेंगे आज की इस कहानी में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम कैरेबियन सी में एक बोट को देखते हैं जिस पर एक कपल टॉम, जूलिया और उनके 2 बच्चे कैसी और बैन होते हैं। टॉम अपने बेटे बैन को फिशिंग करना सिखा रहा था और जूलिया समुद्र में स्विमिंग कर रही थी। कैसी इस समय गाने सुन रही थी। बोट में लगा कंपास अब अचानक से घूमना शुरू हो जाता है और स्विमिंग कर रही जूलिया को भी अब काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि समुद्र के पानी के बहाव में लगातार बदलाव आ रहा था, जिसकी वजह से देखते ही देखते जूलिया को स्विमिंग करने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और वो गहरे समुद्र में डूबने लगती हैं। जूलिया तैरकर अपनी याच के पास वापस जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी और डूबते हुए अपनी बेटी कैसी को मदद के लिए आवाज लगाती हैं। कैसी इस समय हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी, जिसकी वजह से वो जूलिया की आवाज नहीं सुन पाती है। अब इससे पहले कि जूलिया समुद्र में डूबती, टॉम जूलिया की आवाज सुन लेता है और जल्दी से याच को जूलिया की तरफ मोड़कर उसके पास जाता है और जूलिया को समुद्र में डूबने से बचाकर रेस्क्यू करके वापस से याच पर ले जाता है। टॉम इस समय जूलिया पर काफी गुस्सा था, क्योंकि जूलिया ने स्विमिंग पर जाने से पहले किसी को कुछ नहीं बताया था। रात होने पर टॉम अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपने बेटे बैन के बर्थडे को सेलिब्रेट करता है। इस समय सभी लोग बहुत खुश थे और बैन के बर्थडे को एंजॉय करते हैं। अब कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है, इसलिए वो उससे बात करने के लिए बाहर चली जाती हैं। कैसी का बॉयफ्रेंड वीडियो कॉल पर कैसी को बताता है कि शहर में जल्द ही एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और शहर के आसमान में अजीब तरह से बिजली चमक रही है। शहर के आसमान में आज तक किसी ने भी इस तरह की बिजली चमकते हुए नहीं देखा था। वीडियो कॉल में कैसी भी शहर के आसमान में चमकने वाली बिजली को देख सकती थी और अगले ही पल सिग्नल वीक होने की वजह से उनका कॉल कट जाता है, जिसके बाद कैसी जल्दी से अपने डैड के पास जाती है और उन्हें आने वाले तूफान के बारे में बताती है। कैसी की बात सुनकर टॉम अपनी बेटी को क्यूबा के पोर्ट की तरफ मोड़ लेता है। कुछ समय बाद उन्हें वेल की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके बाद वो सभी उन्हें देखने के लिए बाहर आते हैं। लेकिन इस दौरान एक वेल उनकी बोट से टकरा जाती है, जिसकी वजह से बोट पर काफी इफेक्ट पड़ता है और बोट का इंजन बंद हो जाता है। इंजन ठीक करने के लिए टॉम तैरकर बोट के निचले हिस्से तक जाता है और जब वो बोट में आई प्रॉब्लम को फिक्स करके वापस से बोट पर आता है तो उसकी शोल्डर पर एक घाव का निशान था, जो बोट के प्रोपेलर को फिक्स करने के दौरान उसे लग गया था। टॉम जूलियर को बताता है कि बोट का एक प्रोपेलर टूट चुका है और दूसरा प्रोपेलर जाम है, इसलिए उन्हें मदद का इंतजार करना होगा। टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि हमारे पास 4 दिनों का खाना है और जल्द ही हमें कोई शिप ढूंढ लेगी, क्योंकि हम इस समय कार्गो शिप की ट्रैक पर हैं। वहां पर रुककर मदद का इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उनका रेडियो भी अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब उन सभी को अजीब सी आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है और जब वो सभी बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आसमान से आग के गोले समुद्र में गिर रहे थे। टॉम ये सब देखकर जल्दी से किसी तरह बोट को स्टार्ट करता है, क्योंकि आसमान से एक आग का गोला ठीक उसी जगह पर गिरने वाला था जहां पर टॉम की बोट थी। अब टॉम किसी तरह खुद को और अपनी फैमिली को बचा लेता है, लेकिन अब बोट का इंजन पूरी तरह से खराब हो चुका था। आसमान में गिरने वाले आग के गोले कुछ और नहीं बल्कि सैटेलाइट थे, जो लगातार आसमान से धरती पर गिरे थे। अब देखते ही देखते समुद्र की लहरें ऊंची उठना शुरू हो जाती हैं, जिसका मतलब था कि जल्द ही समुद्री तूफान आने वाला था। टॉम ये देखकर खुद और अपनी फैमिली को सेफ्टी जैकेट पहनने को देता है, ताकि समुद्री तूफान में अगर बोट क्रैश होती है तो वो डूबने से बच जाए। टॉम और उसकी फैमिली को ये सभी घटनाएं काफी अजीब लग रही थी, क्योंकि काफी तेजी से मौसम में बदलाव आ रहा था और अब जूलिया के नाक से खून भी निकलने लगा था। पूरी रात समुद्री तूफान चलता रहता है। अगली सुबह टॉम और उसकी फैमिली की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को सुरक्षित बोट के अंदर पाते हैं, लेकिन समुद्री तूफान की वजह से बोट को काफी नुकसान पहुंचा था। बोट से बाहर आने पर टॉम और उसकी फैमिली ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि रात में जहां पर समुद्री तूफान हुआ करता था वहां पर अब खाली मैदान था और चारों तरफ बस रेत ही रेत मौजूद थी। अब टॉम कंपास की मदद से अपनी लोकेशन और डायरेक्शन पता करने की कोशिश करता है, तो इस दौरान टॉम को पता चलता है कि अब पृथ्वी के दोनों साउथ और नॉर्थ पोल्स बदल चुके हैं
और इस बड़े बदलाव की वजह से ही आसमान से सैटेलाइट नीचे गिरे थे और समुद्र का सारा पानी किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया है। अब कैसी को जब पता चलता है कि दोनों पोल्स के बदलने की वजह से समुद्र का सारा पानी लैंड यानी कि शहर के अंदर शिफ्ट हो गया है और दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, तो वो बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसका मतलब था कि शहर में रहने वाला उसका बॉयफ्रेंड भी इस दौरान मारा गया होगा। अब टॉम और उसकी फैमिली के पास 4 दिनों के खाने का स्टॉक था, इसलिए उन्हें इन 4 दिनों के दौरान खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो सभी उस वीरान रेगिस्तान में फंसकर मारे जाएंगे। अब बैन मदद लाने के लिए अपने बर्थडे सैलून को एक साथ बांधकर हवा में उड़ा देता है ताकि जो लोग जिंदा बचे हुए हैं वो उनकी मदद के लिए आ सके। वहीं दूसरी तरफ टॉम रेडियो के जरिए किसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि मदद मांगी जा सके। टॉम किसी तरह नोवा नाम के एक आदमी से संपर्क करने में कामयाब हो जाता है। नोवा से बात करने पर टॉम को पता चलता है कि नोवा अपने एक साथी के साथ सबमरीन में डीप ओशन को एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन पोल्स के बदलने की वजह से समुद्र का सारा पानी लैंड पर शिफ्ट होने के दौरान उसका साथी मारा गया और अब वो अकेला है। नोवा टॉम को ये भी बताता है कि सबमरीन में लगे एडवांस गैजेट्स की मदद से उसे पता चला कि 5 दिनों में समुद्र का सारा पानी अपनी जगह पर वापस आ जाएगा और ये घटना पृथ्वी पर लाखों साल पहले भी हो चुकी है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह खुद को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अब टॉम जब नोवा से पूछता है कि उसकी सबमरीन में कितने लोगों की जगह है, तो नोवा टॉम को बताता है कि उसकी सबमरीन में 3 लोगों की कैपेसिटी है और क्योंकि नोवा का साथी मारा जा चुका है इसलिए वो 2 लोगों को अपनी सबमरीन में ले जा सकता है। नोवा की बात सुनकर जूलिया नोवा से अपने दोनों बच्चों कैसी और बैन को सबमरीन के अंदर लेने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि वो किसी भी तरह अपने दोनों बच्चों को बचाना चाहती थी। टॉम और जूलिया नोवा को विश्वास दिलाते हैं कि वो सिर्फ कैसी और बैन को ही नोवा के सबमरीन में भेजेंगे। टॉम और जूलिया की बात सुनकर नोवा इसके लिए राजी हो जाता है और उन्हें अपनी लोकेशन बता देता है। टॉम जब नोवा की लोकेशन को चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि नोवा उनसे काफी दूर था, लेकिन सुबह से वो चलना शुरू करते हैं तो 3 दिनों में नोवा तक पहुंच जाएंगे। अगले दिन टॉम और जूलिया सारा सामान पैक करके सफर की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान टॉम को बोट के बाहर कुत्ते की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे एक आदमी बोट की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसके पास एक डॉग था और उस आदमी ने अपने लिए एक भाला भी बना रखा था। अब टॉम उस आदमी के पास जाता है और उसे पीने के लिए पानी ऑफर करते हुए उससे पूछता है कि आखिर वो जिंदा कैसे बचा और वो समुद्र में क्या कर रहा था, लेकिन वो अनजान आदमी टॉम का दिया हुआ पानी पीने के बाद बोतल से टॉम पर अटैक कर देता है, जिससे टॉम नीचे गिर जाता है और फिर इसके बाद वो आदमी अपने बनाए हुए भाले से टॉम पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। जूलिया ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाती है और अपनी जान बचाकर बोट की तरफ भागना शुरू कर देती है। वो आदमी अपना भाला फेंककर जूलिया पर हमला करता है, मगर भाला जूलिया के कंधे पर लगता है जिससे वो घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह भागते हुए बोट के अंदर आ जाती है और उसका दरवाजा बंद कर लेती है। जूलिया अपने दोनों बच्चों को बोट के अंदर छुपा देती है और कैसी को सुरक्षा के लिए फ्लेयर गन देती है। जूलिया खुद एक चाकू लेकर उस अजनबी इंसान को मारने के लिए बोट में छिप जाती है। जब वो आदमी भी बोट का दरवाजा तोड़कर बोट के अंदर आ जाता है और चारों तरफ जूलिया को ढूंढना शुरू कर देता है, तो उस आदमी को जूलिया बोट के अंदर नहीं मिलती है, क्योंकि वो मौका देखकर बोट से बाहर आ गई थी और बोट के नीचे छुपी हुई थी। वो आदमी तो जूलिया को नहीं देख पाता है, लेकिन उसके डॉग ने जूलिया को देख लिया था, जिसकी वजह से वो भौंकना शुरू कर देता है। जूलिया ये देखकर डॉग को चाकू की मदद से जान से मार देती है। जल्द ही वो आदमी अपने मरे हुए डॉग को देख लेता है और गुस्से में चारों तरफ जूलिया को ढूंढना शुरू कर देता है। अब जूलिया जब अपने बच्चों के पास आती है तो वहां पर वो आदमी भी आ जाता है और जूलिया पर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश करता है। अपनी मॉम को बचाने के लिए कैसी फ्लेयर गन से उस आदमी पर हमला कर देती है। फ्लेयर गन से उस आदमी पर हमला करने की वजह से जूलिया की जान तो बच जाती है, लेकिन इस दौरान बोट में आग लग जाती है। अब कैसी और बैन तो बोट से बाहर चले जाते हैं, लेकिन जूलिया अभी भी बोट के अंदर ही थी, क्योंकि वो खाने का सामान भी अपने साथ बाहर ले जाना चाहती थी ताकि वो उस रेगिस्तान में सरवाइव कर सके। इस दौरान जूलिया देखती है कि वो आदमी अभी भी जिंदा था। जूलिया उस आदमी पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और खाने के सामान से भरा बैग लेकर बोट से बाहर आ जाती है। जूलिया और उसके दोनों बच्चे टॉम की डेड बॉडी के पास बैठकर रोने लगते हैं। जूलिया इस दौरान देखती है कि
बोट पूरी तरह से आग में जल रही थी, लेकिन वो आदमी अभी भी जिंदा था और उनकी तरफ बढ़ रहा था। उस आदमी से बचने के लिए जूलिया अपने बच्चों के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब एक धमाके के साथ जूलिया की बोट भी आग में जलकर पूरी तरह से राख हो जाती है। घंटों तक लगातार चलने के बाद जूलिया अपने दोनों बच्चों के साथ एक पहाड़ी के पास रुकती है। अब उन तीनों की हालत काफी खराब थी। अब कैसी कहती है कि जरूर उस आदमी को बैन के द्वारा आसमान में छोड़े गए गुब्बारों की वजह से उनकी लोकेशन के बारे में पता चला होगा। बैन ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि अब वो टॉम की मौत का जिम्मेदार खुद को समझने लगा था। जूलिया बैन को समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अब जल्द ही रात भी होने वाली थी, इसलिए उन्हें लगातार चलना होगा ताकि वो समय रहते ही नोआ के पास पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी भी लगातार उनका पीछा कर रहा था। सफर के दौरान रास्ते में उन्हें एक क्रैश प्लेन मिलती है जिसके अंदर वो तीनों छिप जाते हैं और रात उस क्रैश प्लेन के अंदर ही बिताने का फैसला करते हैं। रात में कैसी जब वॉशरूम के लिए प्लेन के बाहर आती है तो वहाँ पर वो किलर भी पहले से मौजूद था, लेकिन इससे पहले कि वो कैसी को कोई नुकसान पहुँचाता, जूलिया उस किलर पर चाकू से अटैक करके उसे जान से मार देती है। अगली सुबह जूलिया जब अपने दोनों बच्चों के साथ सफर पर आगे निकलती है तो वो किलर की डेड बॉडी देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि किलर की बॉडी काफी बुरे हालात में थी और उसे देखकर लग रहा था कि जैसे किसी जानवर ने उसकी डेड बॉडी को खाया हो। जूलिया और उसके बच्चे ये देखकर समझ जाते हैं कि जरूर वहाँ पर उनके अलावा भी कोई जानवर मौजूद था जो उसकी डेड बॉडी को खा रहा था। जूलिया इसके बाद अपने दोनों बच्चों के साथ सफर पर आगे निकल जाती है। अब हम उस डेड बॉडी के मुंह से कुछ क्रैब्स को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी डेड बॉडी को उन छोटे क्रैब्स ने ही खाया था। जूलिया अपने दोनों बच्चों के साथ सफर को जारी रखती है। बैन को इस समय काफी तेज प्यास लगी थी जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है और जब वो रास्ते में एक जगह पर इकट्ठा हुआ पानी देखता है तो उसे ही पीना शुरू कर देता है। जूलिया बैन को उस पानी को पीने से रोकती है क्योंकि वो समुद्र का खारा पानी था जिसे पीकर बैन की हालत और भी खराब हो सकती थी। समुद्र का खारा पानी पीने से बैन को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए जूलिया बैन को एक इंजेक्शन भी लगाती है क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर थी। अब रात होने पर जूलिया जब अपने दोनों बच्चों के साथ सो रही होती है तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती है और जब जूलिया उस तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे क्रैब्स दिखाई देते हैं जो लगातार उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जूलिया ये देखकर अपने बच्चों के साथ वहाँ से आगे के सफर पर निकल जाती है। रास्ते में उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कार्गो शिप के वर्कर थे। जूलिया उनसे मदद मांगती है लेकिन वो वर्कर उनकी मदद करने के बजाय एक कंटेनर के अंदर चले जाते हैं और खुद को कंटेनर के अंदर लॉक कर लेते हैं ताकि वो उन क्रैब से बच सके। वहीं दूसरी तरफ जूलिया उन क्रैब से बचने के लिए अपने दोनों बच्चों के साथ कंटेनर के ऊपर आ जाती है ताकि वो क्रैब्स के हमले से बच सके। कंटेनर पर चढ़ने के दौरान जूलिया का पैर घायल हो जाता है। अब वो खतरनाक क्रैब्स उस कंटेनर के अंदर चले जाते हैं जिसके अंदर वर्कर छुपे हुए थे और वो क्रैब्स उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वर्कर्स के पास गन थी जिसे वो क्रैब्स पर हमला करके उन्हें खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि क्रैब्स की संख्या काफी ज्यादा थी और वो उन वर्कर पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैर में चोट लगने की वजह से जूलिया बेहोश हो गई थी और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को कंटेनर पर अकेला पाती है। जूलिया इसके बाद अपने दोनों बच्चों को ढूंढना शुरू कर देती है। तेज हवाओं के साथ रेगिस्तानी तूफान भी आ गया था जिससे चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। अब कैसी अपनी मॉम को देख लेती है जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ एक कंटेनर के अंदर आ जाती है। जूलिया अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद तूफान रुक जाता है जिसके बाद जूलिया अपने दोनों बच्चों के साथ सफर पर आगे बढ़ने का फैसला करती है। अब एक कंटेनर में मौजूद पानी की बोतल से उन्हें पानी मिल जाता है जिसके बाद वो मरे हुए वर्कर की गन को भी ले लेती है। वहाँ पर उन्हें एक रेडियो भी मिलता है जिसकी मदद से वो नोआ से संपर्क करती है। नोआ से बात करके उन्हें पता चलता है कि उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि उन क्रैब्स ने उसके ऊपर भी हमला किया था और नोआ ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से खुद को उन क्रैब से बचाया था। नोआ जूलिया और उसके बच्चों को ये भी बताता है कि खुली हवा के संपर्क में आने की वजह से वो क्रैब्स काफी ज्यादा खतरनाक और अग्रेसिव हो गए थे और रास्ते में आने वाली हर एक चीज को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नोआ जूलिया को अपने दोनों बच्चों के साथ जल्द से जल्द अपने पास आने के लिए कहता है क्योंकि जल्द ही समुद्र का सारा पानी भी वापस आने वाला था। नोआ आसमान में अपने फ्लेयर गन से शूट करके जूलिया को अपना लोकेशन भी बताता है। अब जूलिया केसी और बेन के साथ तेजी से उस फ्लेयर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। रास्ते में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वो रास्ता काफी खतरनाक था और पथरीली
पहाड़ियों से घिरा हुआ था। रास्ते में पहाड़ी के ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जूलिया अपने दोनों बच्चों से अलग हो जाती है। जूलिया ये देखकर अपने बच्चों को अपनी चिंता छोड़कर उन्हें जल्द से जल्द नोआ तक पहुंचने के लिए कहती है, क्योंकि शोल्डर और पैर घायल होने की वजह से वो ऊंचे पत्थरों को पार करके अपने बच्चों तक नहीं जा सकती थी। कैसी अपनी मॉम को इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है और वो बैन को लेकर आगे निकल जाती है। जल्द ही कैसी बैन के साथ नोआ के पास आ जाते हैं, जहाँ पर नोआ कैसी को बताता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि नोआ की हालत इस समय काफी ज्यादा खराब थी। नोआ की बात सुनने के बाद कैसी अपनी मॉम को लाने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि नोआ के साथ ना जाने से सबमरीन में 3 लोगों की जगह बच सकती है, और अगर वो अपनी मॉम को लाती है तो सबमरीन की मदद से वो अपनी मॉम की जान बचा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम जूलिया को देखते हैं, जो अपनी तरफ आ रही क्रैब्स पर गन से हमला करके उन्हें खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। जल्दी जूलिया के गन की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो क्रैब जूलिया को कोई नुकसान पहुंचाते, वहां पर कैसी भी आ जाती हैं, जो किसी तरह बहुत मुश्किल से जूलिया को वहां से निकाल कर अपने साथ ले जाती है। कैसी अपनी मॉम के साथ वापस से सबमरीन के पास आ जाती है, लेकिन अब वहां पर उनका पीछा करते हुए क्रैब्स भी आ गए थे, जिन्होंने सबमरीन को चारों तरफ से घेर लिया था और सबमरीन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जूलिया और उसके दोनों बच्चे इस समय काफी डरे हुए थे। तभी वो समुद्री पानी को बड़ी लहरों के साथ वापस आते हुए देख लेते हैं। जूलिया और बच्चे उसे देखकर जल्दी से सबमरीन के अंदर आकर सीट बेल्ट लगा लेते हैं। अगले ही पल समुद्र का पानी भी वहां पर आ जाता है और जूलिया अपने बच्चों के साथ सबमरीन के अंदर मौजूद थी। सब कुछ शांत होने के बाद इस बार जब जूलिया और उसके बच्चे सबमरीन से बाहर आते हैं तो वो अपने सामने वीरान पड़े शहर को देखते हैं, जिसे देखकर वो तीनों पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि इस डिजास्टर में दुनिया के लगभग सारे लोग मारे गए थे और सिर्फ जूलिया ही अपने दोनों बच्चों के साथ बची हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ।